नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक नए प्रकरण के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ये जानेंगे कि श और स में क्या अंतर है। ये संघर्षी वर्ण है या आसानी से मुख विवर से निकल जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये घोष है या अघोष है, ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। अगर हमको श और स में अंतर नहीं मालूम होता है, आज हम देखेंगे कि श और स को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो लिखने और पढ़ने में कितनी त्रुटियां हमसे होती हैं। इनका अंतर जानना बेहद जरूरी है। कभी कभी बच्चों के मन में ये आता है कि जब इस श से काम चल जाता है तो इस श की आवश्यकता क्या है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे कान में ध्वनि पड़ती है और दोनों में अंतर हमें महसूस होना चाहिए। इसका उच्चारण स्थान बता देने से कि ये तालव्य है, ये मूर्धा है, ये दंत है, इतना काफी नहीं है। अगर बच्चे शुरू से इनकी ध्वनियों में अंतर कर लें तो कोई भी शब्द लिखने में उनको समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण स्थान ही जानेंगे। उच्चारण स्थान क्या होता है? हिंदी की जितनी ही वर्णमाला है उन सब का एक उच्चारण स्थान है, यानी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है। बोलकर देखिए, जब आप काखा गाघा बोलते हैं तो कंठ से आवाज निकलती है, तो कोई मूर्धा है, कोई तालव्य है, कोई दंत है। इस तरह से जितने वर्ण हैं हिंदी में, जितने अक्षर हैं, उनका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान का मतलब है कि जब हमारे मुख से कोई वर्ण निकलता है तो जीवा किसी न किसी भाग, अंदरूनी भाग को छूती है, उसी को उच्चारण स्थान कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श और स, ये हमारे तीन वर्ण हिंदी वर्णमाला में क्रमतः ही आते हैं। आप जब पढ़ते हो तो ये क्रम से ही आते हैं। और ये क्या है? ये संघर्षी है। इनको संघर्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसमें बोलते हैं, इन वर्णों को बोलते हैं तो संघर्ष होता है बोलने में। तो चलिए सबसे पहले इनका उच्चारण स्थान हम देख लें। तो उच्चारण स्थान में देखिए, जो हमारा ये श है ये तालव्य है। अब आप सोच रहे होंगे ये श तालव्य है। तालव्य यानी जब आपकी जिह्वा तालु को छूती है, जब आपकी जिह्वा तालु यानी ऊपर वाले भाग को छूती है तो उसी को हम तालव्य कहते हैं। आप बोलकर देखिए श, आप बोलकर देखिए श। तो ये क्या है कि ये जिह्वा आपकी तालु को छू रही है। अब ये श क्या है? श हमारा मूर्धन्य है। मूर्धन्य यानी जब जीभ ऊपर वाले, दांत के ऊपर वाले कठोर जगह को, स्थान को छूती है तो उसी को हम मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं। बोलकर देखिए श श श श। तो ये आपका मूर्धन्य। अब इसको हम इस स को दंत क्यों कहते हैं? इसको दंत हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम स बोलते हैं, आप बोलकर देखिए, जब हम स बोलते हैं तो हमारी जीवा का स्थान क्या है? वो दंत है, यानी दांत को छूती है। आप बोलकर देखिए ता, था, दा, धा, न और स। ये सब जितने भी ये वर्ण है मैंने बोला, ये सब दंत वर्ण हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारी जीवा दांत का स्पर्श करती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यों इसको तालव्य, क्यों इसको मूर्धा, क्यों इसको दंत बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इसको संघर्षी क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, विशेष। क्या लिखा? विशेष। तो ये जिस क्रम में आपके हिंदी वर्णमाला में श और श आया है उसी क्रम में यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर दो वर्ण यानी दोनों ही श आ जाता है तो क्रमगत तरीके से हम उसको ही लिखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ये वाला श पहले और ये श बाद में आया है, उसी क्रम में ये रहेगा। देखिए विशेष, देखिए विशेष, विश्वामित्र, षट दर्शन, दुष्ट। तो ये सारा आपका यहाँ देखिए, ये हमारा कौन सा है? तालव्य और मूर्धा। दोनों ही वर्ण हमें इसमें देखने को मिलते हैं, कुछ शब्द में, और कुछ शब्द में एक ही या तो तालव्य
और या तो आपको मूर्धा वर्ण देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा क्रम, आप यहाँ देखिए क्रम से मैंने कैसे कहा है, यहाँ हमने लिखा आ शी श। क्या लिखा मैंने? आ शी श। तो देखिए यहाँ भी क्रमगत तरीके से ही आया है। आप लिखते हैं, अब एक शब्द और लिखिए, अधि शा शी। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये देखिए अधि शा शी, यानी ये भी क्रमगत तरीके से आता है। अगर दो श एक ही शब्द में आए तो उनको हम इसी क्रम में लिखेंगे, तो हमारी आधी गलतियां तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे दंत की, यानी इस स की बात करेंगे। अब इसमें देखिए मैंने ऐसे शब्द लिए हैं कि इसमें तीनों ही वर्ण आपके इसमें समाहित हैं, यानी ये संघर्षी वर्ण तीनों ही आपके आ जाते हैं। जैसे शन शो धन, संच ले क्षण। तो ये हमारे इस वाले शब्द में दो आया है और इसमें तीनों ही वर्ण समाहित हैं। अब देखिए, इसको ये जानने के बाद हमको ये भी जानना जरूरी है, सबसे पहले हम जानेंगे कि घोष किसे कहते हैं। स्वर तंत्र जो हमारा होता है उसमें दो झिल्लियां होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, यानी कोई वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, तो वो स्वर तंत्र जो है हमारा वो आपस में टकराता है और हवा से टकराहट के कारण वो हमारे मुख में आते हैं। जब मुख में आते हैं तो कंपन होती है और इसी कंपन को हम घोष कहते हैं। अब देखिए घोष में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो घोष में हमारा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है, यानी क नहीं आएगा, ख नहीं आएगा, ग आएगा, घ आएगा, ङ आएगा और य र ल व ह और सारे स्वर हमारे घोष में ही आते हैं। हम बात अघोष की करते हैं। आपने घोष को देखा कि जब स्वर तंत्र जो होते हैं, तंत्रियां पास में आ जाती हैं तो उनको घोष कहते हैं, लेकिन जब यही स्वर तंत्रियां दूर हो जाती हैं तो उनको हम अघोष कहते हैं। और इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण आता है, हमारा पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श, श और स, यानी ये आपका संघसी वर्ण भी अघोष में आता है। तो ये समझ में आया। ये हमारे संघर्षी वर्ण अल्प प्राण है या महाप्राण है, इसको भी जानना जरूरी है। हर कंपटीशन में चाहे वो घोष हो, अघोष हो, अल्प प्राण हो, महाप्राण हो, संघर्षी हो, श, श और स तीनों में अंतर करने को आता है। तो अब हम अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण मतलब क्या होता है? प्राण क्या होता है? जब हमारी सांसें चलती रहती हैं वही तो प्राण है, वही तो प्राण वायु है। तो जब कोई वर्ण बोलने में वायु कम लगती है, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं उसमें वायु कम लगती है, वायु ही तो है। जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्र आपस में टकराते हैं और किससे? वायु से टकराते हैं, तब हमारे मुख में वर्ण आते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब है जिसमें वायु कम लगती हो, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या है? ये अल्प प्राण है। लेकिन बात यहाँ श, श और स की हो रही है, तो इसको हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में कौन सा वर्ण होता है? हमारा ख, घ, ये हमारा महाप्राण होता है, यानी दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण है। और ये जो हमारे हैं वो श, श, स, ह, ये महाप्राण में आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज आपको इनमें अंतर, इनका उच्चारण स्थान, ये घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, समझ में आ गया होगा। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए